ओके, तो हम लोग ने स्टार्ट किया है अभी यूनिट नंबर 3। ओके, यूनिट नंबर 3 जो कि आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 3 किस चीज से डील करता है, रेशियो एनालिसिस से। और अगर हम बात करें इस रेशियो एनालिसिस की, तो ये रेशियो एनालिसिस एक्चुअली दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, रेशियो एंड एनालिसिस। तो हमें जैसे हम शुरुआत करेंगे चैप्टर की, तो हमें तो सबसे पहले ये दो शब्दों का मतलब समझना होगा। जैसे हम ये दो शब्दों का मतलब समझ में आ जाएंगे, तो कंबाइनली दोनों का मतलब क्या होता है। रेशियो एनालिसिस को अगर हम साथ में पढ़े तो साथ में उसका मीनिंग क्या निकलता है, ये हमारे सिलेबस का आउटलाइन है कि हमें क्या क्या चीजें देखना है। तो हमें रेशियो एनालिसिस का मतलब समझना है, क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं रेशियो एनालिसिस के, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, मतलब ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस क्या क्या है। उसके बाद रेशियोज को हम कितने तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड देखेंगे। और देन फिर उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएंगे। तो यह थ्योरी और न्यूमेरिकल से मिक्सड अप कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं एग्जैक्ट आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, तो आपके सिलेबस में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स रेशियोज है जिसके आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, उसके कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो आपको करंट रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, एसिड लिक्विड या क्विक रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में। सब होता क्या है वो सीखेंगे। आज एक ही क्लास में हम सब नहीं सीखने वाले, धीरे 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 हौले हौले अपने कदम बढ़ाएंगे आगे और सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, और जिस दिन हमारे आखिरी दिन रहेंगे उस दिन आप लोगों को हर रेशियो के बारे में पता रहेगा कि ये रेशियो हम क्यों निकालते हैं, एक्चुअली इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और अब जो हमारा मतलब बोलते हैं ना, पढ़ने का जो हमारा मूल मंत्र है कि हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस चेक करने के लिए कि प्रैक्टिकली वो चीज कहाँ है। तो हर रेशियो का आपको प्रैक्टिकल कहाँ यूज पड़ता है वो चीज भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते चलूंगा, जहां जहां पॉसिबल है डिस्कशन करवाएं। ओके, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के बाद आपको फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी पढ़ने हैं। ठीक है, आपको फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी पढ़ना है। उसके अलावा आपको एक डेब्ट इक्विटी रेशियो भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। सर होता क्या है, प्लीज प्लीज सब्र करें। ठीक है, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, उसके अलावा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर रेशियो। ठीक है, तो आप लोगों के एग्जैक्टली ये 8 रेशियो सिलेबस में कवर किए गए हैं। बट इसके अलावा और भी रेशियोज है, जैसे कि सर जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर मल्टीपल रेशियो आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, तो इस रेशियोज के अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके अलावा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, उसके अलावा आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उसके अलावा आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और एक है ऑपरेटिंग रेशियो, दोनों अलग अलग चीजें होती है, समझाऊंगा क्या होता है कैसे होता है। उसके अलावा एक्सपेंसेस रेशियो। अब एक्सपेंसेस रेशियो के अंदर भी बहुत सारे रेशियोज हो सकते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अलग हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अलग हो सकता है, फैक्ट्री से रिलेटेड अलग हो सकता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अलग हो सकता है, सैलरी से रिलेटेड अलग हो सकता है। तो एक्सपेंसेस के अंदर भी हम रेशियोज का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा, तो हमारे पास कुछ फाइनेंशियल रेशियोज भी होते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ फाइनेंशियल रेशियोज भी होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ कवरेज रेशियोज होंगे। ठीक है, आई गेस कुछ जैसे आपके पास डेप्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, या फिर इस फाइनेंशियल रेशियोज को हम कंबाइंड रेशियो भी बोल सकते हैं। हम कुछ कंबाइंड रेशियोज भी निकालेंगे। एक होता है आपका इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ऐसे कुछ हमारे पास फाइनेंशियल रेशियोज भी होंगे जिसके बेसिस पर, ठीक है, पीई रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, वेटेड एवरेज डब्ल्यूए, वेटेड एवरेज प्राइस रेशियो। तो हमारे पास ऐसे देयर आर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, जिसमें से कुछ ही आपके सिलेबस में है। 100% फाइनेंशियल रेशियोज आपके सिलेबस में कवर नहीं किए गए। तो ये ऑल दिस द आउटलाइन ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो अच्छा खासा रेशियोज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है और हम एक एक करके चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। आप लोगों को मैंने अभी तक के आउटलाइन दे दिया, इस पर्टिकुलर हमने क्लास के अंदर क्या पढ़ना है, एक मोटा मोटी आपको क्या मिल गया है, आउटलेट मिल गया आपको एक प्रकार से। अब हम स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं रेशियो चैप्टर की। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, रेशियो चैप्टर की, तो एक आपके सामने पीपीटी खुली दिख रही है स्क्रीन पर, एक बार जवाब दे दीजिए, पीपीटी दिख रही है आप लोगों को।
यस सर। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय रेशियो? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा रेशियो। अच्छा, मेरे एक्सप्लेन करने से क्या होता है, आप लोग बताओ ना रेशियो क्या होता है। अब आप बच्चे थोड़ी रहे हो कि आपको रेशियो का मतलब बताऊं क्या होता है रेशियो। सर टू चीजों के बारे में कोई कंपैरिजन करने के लिए जो भी टूल यूज करते हैं। ओके, बिटवीन टू थिंग्स, अगर कोई भी दो चीजें के बीच में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, हमें कंपैरिजन करना है, तो जो कंपैरिजन के लिए जो टेक्निक है, जो टूल का इस्तेमाल किया जाता है, उस टूल को मैथमेटिक टर्म्स में हम रेशियोज कहते हैं, राइट। ये एक तरीका हो गया कंपैरिजन करने के लिए। दूसरा तरीका मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रेशियो इज अ टू यूनिक वेरिएबल्स, दो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। टू, कभी एक सिंगल चीज का आप रेशियो निकाल सकते हो क्या? रेशियो में हमेशा आपको याद रखना है टू वेरिएबल्स मिनिमम होने ही चाहिए, टू यूनिक वेरिएबल्स होने चाहिए। और उस यूनिक वेरिएबल्स में, क्योंकि अभी हम स्टैटिस्टिक्स भी पढ़कर आते हैं, तो हमें वेरिएबल्स और रिलेशन के बारे में समझता है। तो ये जो रेशियो है ना कहीं एक रिलेशन बताता है, दो अलग अलग जो वेरिएबल्स है उसके बीच में आपस में किस तरीके के रिलेशंस है। ठीक है, और उस रिलेशन के बेसिस पर आप कैसे डिसीजंस ले सकते हो, तो ये रिलेशंस भी क्रिएट करता है काफी हद तक। ओके, तो रेशियो क्या है? तो रेशियो एक कंपेयरिंग करने का टूल है, जहां पर हम दो से या दो से ज्यादा जो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। ओके, ये तो एकदम सिंपल भाषा में हमने रेशियो का मतलब समझा। अब मुझे समझाइए आप लोग एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनीवन, कोई भी। सर उसकी जांच पड़ताल करना। उसकी जांच पड़ताल करना। ओके, एनालिसिस मतलब होता है, यस, एक प्रकार से बोल सकता हूँ आपकी बात को कि किसी चीज का एकदम इन डेप्थ एनालिसिस करना मतलब उसकी जांच पड़ताल करना। ठीक है, अच्छा, जांच पड़ताल के अलावा कुछ हम और दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? एक वर्ड आया है, ठीक है, आई गेस त्रिवेदी ने बोला है, ये ऑब्जर्वेशन करना किसी चीज का। ओके, ऑब्जर्वेशन। दूसरा एनालिसिस को एक वर्ड आया है ऑब्जर्वेशन करना, किसी ने कहा कि सर एनालिसिस मतलब होता है ऑब्जर्व करना। और कोई? सर डिटेल में स्टडी। ओके, किसी चीज की एकदम इन डेप्थ डिटेल स्टडी करना इज आल्सो नोन एज एनालिसिस, यस, राइट। और क्यों दो ही लोग बताएंगे क्या बाकी लोगों को? सर इन्होंने तो बता दिया ना, हम क्या बताएं। तो एनालिसिस का बेसिकली मतलब होता है, ठीक है, मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। एनालिसिस का बेसिकली मतलब होता है, एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम अपना इंटेलेक्चुअल ब्रेन यूज करते हैं। ठीक है, सर बोलने का मतलब ये ऑब्जर्वेशन करते हो आप अच्छे से, इन डेप्थ स्टडी करते हो आप किसी चीज की। ठीक है, यस, बोल सकते हो। एनालिसिस मतलब ये होता है इन डेप्थ किसी के ऊपर क्या करना, रिसर्च करना, या फिर इन डेप्थ उस चीज का इंटरप्रिटेशन करना। किसी चीज का इन डेप्थ इंटरप्रिटेशन करना भी एनालिसिस ही कहलाता है। और ये जो एनालिसिस होता है ना, ये मोस्टली कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स का हम एनालिसिस करते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक का। क्योंकि सिंपल चीजों का क्या एनालिसिस करना, लेकिन जो चीजें कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स चीजों का हमेशा इन डेप्थ स्टडी या एनालिसिस करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, इसने सीधा कट्टा निकाला और इसको दे शूट कर दिया, ठीक है, गोली मार दिया। भाई सिंपल है केस, इसमें क्या एनालिसिस करोगे? सीधा दिख रहा है इसने गोली निकाला, इसको मार दिया, ये मर गया। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आपको कोई भी जो यहाँ पर जो भी मर्डर जिसने किया उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम सिंपलिस्ट तरीके से दिख गया है। तो आपको कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है, मुजरिम आपके सामने है, गुनाहगार आपके सामने, लेकिन आसपास कोई नहीं है, किसी के सामने नहीं, भरी रात में अकेले में इसने इसको गोली मार दिया और निकल गया, और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं कि किसने गोली मारा। तो उस सिचुएशन में हम जांच पड़ताल करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजों के पीछे जहां पर हमें एकाएक कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं मिल पाती, उस चीज का रिसर्च करना ही क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। तो एनालिसिस करना भी एक टेक्निक है, एक टूल है, जहां पर हम अपने अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करते हैं और अपने नॉलेज को और बेटर करने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। होप आप लोगों को ये दो चीजों का मतलब समझ में आ गया। रेशियो मतलब कंपैरिजन करना और एनालिसिस मतलब इन डेप्थ स्टडी करना और अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना। तो जब हम दोनों टर्म्स को साथ में पढ़ते हैं, whenever we read this both some terms in together, ठीक है,
अगर हम लोगों ने दोनों शब्दों का साथ में स्टडी किया तो क्या मतलब निकल के आता है रेशियो एनालिसिस का। तो रेशियो एनालिसिस का अगर हम दोनों टर्म्स को साथ में स्टडी करें तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि हमने कोई चीजों का कंपैरिजन किया है, कोई तो भी डेटा का कंपैरिजन किया है, और इस कंपैरिजन के बेसिस पर, इस कंपैरिजन के बेसिस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले, कुछ चीज को अंडरस्टैंड करने वाले, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने वाले। तो यहाँ पर हम किस चीज की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करते हैं, यहाँ पर हमारे जो फाइनेंशियल एनालिसिस, बोलने का मतलब जो हमारे फाइनेंशियल डेटा होता है, हम फाइनेंशियल डेटा को इजी करने वाले हैं, उसको इजीली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो हम अपने बिजनेस में रेशियो एनालिसिस के माध्यम से या इसके जरिए थ्रू द यूजिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस टेक्निक we interpret or we understand in a better way of what financial data। हमें क्या करना है, फाइनेंशियल डेटा को बहुत बेटर वे में अंडरस्टैंड करना है, इंटरप्रेट करना है। क्यों करना होता है सर? बिकॉज अगर मैं बहुत प्रॉपर, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अगर मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं रेशियो एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसके बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत क्रूशियल डिसीजन लिए जाते हैं। ओके, दैट्स व्हाई। अच्छा, डेटा एनालिसिस की एक अपनी अलग ही दुनिया है, जिसके डीआई के नाम से जानते हैं, डीआई, डेटा एनालिसिस। जॉब मिलती है इसके अंदर, डेटा एनालिसिस के अंदर। और फ्यूचर में आपको कभी भी जॉब में बहुत अच्छी अगर ग्रिप चाहिए, बहुत अच्छी कमांड चाहिए, तो आप धीरे धीरे एक्सेल्स के ऊपर अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आप कितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट देख लो, मोस्ट ऑफ द वर्क एक्सेल के अंदर होते हैं। अगर आप लोगों को एक्सेल यूज करते नहीं आता और आप ड्रीम कर रहे हो कि मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना, वहां कोई आपको पीपीटी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, आपको कोई एमएस वर्ड के बारे में ज्यादा नहीं पूछेंगे, आपको नॉलेज नहीं भी है चलेगा वर्ड का, लेकिन आपको अपना एक्सेल में नॉलेज को एक्सेल करते जाना है, बढ़ाते जाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ से आपको एक्सेल की हेल्प से हम बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर बहुत सारे एनालिसिस टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। ओके, तो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है हम फाइनेंशियल डेटा का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक, अब चलो यहाँ से पढ़ते हुए चलते हैं, क्या लिखा है। रेशियो एनालिसिस ये एक मेथड है या फिर ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं आइटम्स या फिर ग्रुप ऑफ आइटम्स के बीच में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और ये एक इंपॉर्टेंट टूल है हमारा, जो फाइनेंशियल एनालिसिस करने का एक इंपॉर्टेंट टूल है, बिकॉज हम इसके बेसिस पर ही तो बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। और इट इज यूज टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ ना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मेरा इनकम स्टेटमेंट बनता है, जिसे हम दूसरी भाषा में क्या भी कह सकते हैं, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो इनके अंदर जो भी फिगर्स लिखे हुए हैं, उस फिगर को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल करता हूँ, ताकि इसको मैं पढ़कर, क्योंकि देखो पूरी एक कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है मल्टीपल पेजेस की होती है, बहुत लंबी होती है, 5 से 6 7 8 9 10, जितनी बड़ी कंपनी उतने ज्यादा पेजेस। और आप सबके अगर शेड्यूल पढ़ने बैठ गया ना तो मे बी ये 20-30 पेजेस पे चली जाएगा। और शेड्यूल्स के आप धीरे धीरे उनके अगर नोट्स वगैरह भी पढ़ने तो मे बी 50-100 पेज का तो सिर्फ इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है। तो इतना समय आपके पास है कि आप एक एक डिटेल को पढ़ो, उसके बाद भी समझ में नहीं आएंगे। पेज नंबर 1 में कोई आपने शेड्यूल पढ़ा जिसका रेफरेंस पेज नंबर 52 में है, तो भाई 1 से 52 पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे 51 में क्या था, या 4 में उसका पुराना रेफरेंस था तो क्या था। तो हम ये चीजों को बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस तरीके से पढ़ना। तो विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस हम इन चीजों को 2 टर्म्स में, 2 वर्ड में समझ लेते हैं। यानी पूरी जो राम कथा चलती है ना, मैं आपको पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना के देता हूँ, सिर्फ क्या निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। या मैं सीधा आपको बोल दूं कि आपके बिजनेस में 30% का जीपी है। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा इजी क्या है, मैंने पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हालांकि ट्रेडिंग अकाउंट से पूरी डिटेल मिल गई, लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो बेटर है ना मैं जीपी रेशियो का इस्तेमाल करूं, मैं सीधा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का इस्तेमाल करूं। मुझे अगर 30% समझ में आ गया, इसका मतलब बढ़िया, मैं जितना माल बेचता हूँ उसका 30% मेरा मुनाफा है, 70% मेरी कॉस्ट है। सीधा इंटरप्रेट कर लिया मैंने। रेशियो एनालिसिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, ठीक है, अपना पास्ट परफॉर्मेंस, अपनी करंट परफॉर्मेंस, इनको डिटरमिनेट कर सकते हैं। तो रेशियो बेसिकली कौन से डेटा के लिए निकलता है, जैसे हमने बजट पढ़ा था फ्यूचर के लिए, वैसे रेशियो किस बेसिस पर निकलता है, पास्ट डेटा के बेसिस पर। पास्ट डेटा के बेसिस पर हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, राइट गाइस। पास्ट डेटा के बेसिस पर हम क्या करते हैं, रेशियो काउंट करते हैं। जबकि बजट्स की हम बात करें, जो इसके पहले हम जो चैप्टर पढ़ कर आए, वो हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं।
मतलब वो सारा एस्टिमेशन के बेसिस पे करते हैं, जबकि रेशियो एस्टिमेशन पर नहीं, ये एक्चुअल डेटा पर बनता है, ये एक्चुअल डेटा की मदद से बनता है। जो भी हमारा पास्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उस अवेलेबल डेटा के बेसिस पर हम क्या करते हैं, रेशियोज के कैलकुलेशंस और रेशियोज के एनालिसिस करने शुरू करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि रेशियो क्या है, तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके कि रेशियो एक मैथमेटिक टर्म है जो रिलेशनशिप बताता है किसी दो फिगर के बीच में वो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट कितने हैं, कितना उनके अंदर को रिलेशन है, आपस में कितना रिलेशन है, ये बात को एक्सप्रेस करता है। और रेशियोज की अगर हम बात करें मैथमेटिक्स टर्म्स में, तो रेशियोज को हम कह सकते हैं कि कुछ रेशियो प्योर रेशियो होते हैं, ठीक है, कुछ परसेंटेज वाले रेशियोज होते हैं, और कुछ रेशियोज को फ्रैक्शंस में लिखा जाता है। क्या होता है, जब मैं आपको रेशियोज के आंसर्स लिख, जैसे कुछ होते हैं 30%, ये भी एक प्रकार का रेशियोज है। मैं आपको बोलता हूँ 3:2, ये भी एक प्रकार का रेशियो है, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ 5 टाइम्स, ये भी एक प्रकार का रेशियोज है। मैं आपको बोलता हूँ 3/12, ये भी एक प्रकार का रेशियोज है। सब लिखने के तरीके अलग अलग है, एक्सप्रेस करने के सबके तरीके अलग अलग है। तो हम कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उस चीज की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि रेशियो के समय वर्ड्स ऑफ कॉशन हमें कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जिसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो रेशियो इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, क्योंकि भाई रेशियो अपने आप में इतनी लंबी चीज है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब भी नहीं है कि बस आपने रेशियो पढ़ लिया तो आप सारी चीज जान लोगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। रेशियो के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। सिर्फ रेशियो के बेसिस पर हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत कुछ तो कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते, ठीक है। इमेंस हम काम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अदर भी फैक्टर्स पता होने चाहिए। सिर्फ रेशियो तो एक टूल है भाई, जो हमें बहुत हद तक चीजों को समझने में मदद करता है। दे आर ओनली मींट टू गेट नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। मैं सिर्फ पोजीशन इंटरप्रेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं रेशियो के बेसिस पर ये नहीं बोल सकता कि कोई कंपनी अच्छी है या बुरी है। हो सकता है अभी करंट में उनके रेशियो अच्छे नहीं हो, कोविड की वजह से हो सकता है, हो सकता है कि उनका लॉस आ जाए, ग्रॉस लॉस रेशियो आ जाए, प्रॉफिट में नहीं है, तो इसका यह मतलब थोड़ी कंपनी खराब हो गई। या सपोज अभी फार्मा कंपनी बहुत बढ़ गई कोविड में, तो उनका जीपी रेशियो एनपी रेशियो बहुत सॉलिड आ गया इस साल, तो इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी बहुत अच्छी तगड़ी कंपनी है। तो भाई रेशियो सिर्फ आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, बाकी आगे के डिसीजन आपको अपने ब्रेन, आपको इंटेलेक्चुअल के हिसाब से लेना। आपको एक बात पता है क्या, अभी इंडिया की मुझे टॉप 5 कंपनीज के नाम बताओ, टॉप 5 कंपनीज के एज पर द स्टॉक एक्सचेंज, एज पर द स्टॉक एक्सचेंज। टाटा, रिलायंस, हाँ, उसके बाद में विप्रो और सिप्ला सर। सिप्ला भी थोड़ी पीछे है, ठीक है। एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर की महारथी बैंक, ठीक है। आईटी आईटी सेक्टर के लिए विप्रो से भी ज्यादा तगड़ा है टीसीएस, ठीक है। पावर में अदानी और टाटा दोनों अच्छे खासे चल रहे हैं, बट टाटा का उतना बड़ा नाम नहीं है पावर में जितना भी अदानी का होते चल रहा है। रिलायंस, बट टाटा ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं टॉप 5 में टाटा को भी रख रहा हूँ। और भी आ सकते हैं, अगर किसी का नाम यहाँ मिस हो गया इसका यह मतलब नहीं कि वो अच्छी कंपनी नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, क्या आने वाले 30 साल बाद क्या यही यही 5 कंपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज पर रहेगी? नो सर। अभी चल रहा है 2021, क्या 2050 में भी यही नो सर। यही 5 टॉप कंपनीज रहेंगी? नहीं सर, चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस हो सकते हैं। अदानी का तो आज से मतलब 10 साल पहले तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था, 10 नहीं 20 साल पहले तो किसी ने 10-15 साल पहले नाम भी नहीं सुना था अदानी का। आज सुना था कि किसी ने? जब आप छोटे थे, जब मैं छोटा बच्चा था, तब अदानी का नाम सुना था कि किसी ने? सर मैंने 12 साल पहले सुना था जब किरोड़ा में आई थी। 12 साल, इसलिए मैंने 10 से 15 कर दिया। यस, फर्स्ट टाइम हमने कब सुना? और कंपनी का कभी हिस्ट्री निकालना, ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। और रिलायंस भी अभी अभी पॉपुलर हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। धीरू भाई अंबानी ने किया, एम्पायर खड़ा किया, बट उनका ये सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री अभी बना, बाद में बना रिलायंस इंडस्ट्री। मुकेश अंबानी ने क्रिएट किया है, धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस ग्रुप दिया था, बट उसमें जो रिलायंस इंडस्ट्री भी जो टॉप मोस्ट चल रही है ना, वो मुकेश अंबानी की देन है, वो धीरू भाई अंबानी की नहीं है। पहले कंपनी चला करती थी उनकी विमल नाम से, कपड़ों की टेक्सटाइल बिजनेस, एक अलग ही ब्रांड था पहले विमल। अभी तो विमल पान मसाला चलता है, मैं विमल पान मसाला की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जर्दे जर्दे में स्वाद है, मैं वो स्वाद की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं विमल टेक्सटाइल बिजनेस था अपने जमाने में। जैसे अभी आपके लिए बीच में अभी आप लोग भी मुझे बताओ, कपड़ों में सबसे आपको अच्छी ब्रांड कौन सी लगती है? सर किलर।
किसी को किलर लगती होंगी, ठीक है, किसी को ऑफिसर चॉइस अच्छी लगती होंगी, तो किसी को हो सकता है सियाराम ब्रांड अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो सबकी अपनी अलग अलग चॉइस हो सकती है ना, सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस हो सकती है। बट आज से 20 साल पहले जाऊं तो मेरा रेशियो के बेसिस पर मैं ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि कोई कंपनी आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल 5, वो हमको करंट डेटा बता रही है कि करंट में सिनेरियो है, करंट में इस रेशियोज के बेसिस पर डिसीजन ले। अब इस रेशियो के बेसिस पर बहुत लंबे समय तक के डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि रेशियो इज चेंजिंग एवरली, ठीक है। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये स्टडी रहेगा, ये रिजिड रहेगा, ये एवरी मोमेंट चेंज होते रहता है। तो ये बहुत ज्यादा डायनामिक है, रेशियो बहुत ज्यादा क्या होता है, डायनामिक होता है, पल पल बदलते रहता है। ओके, कंप्यूटिंग रेशियो डज नॉट एड एनी इंफॉर्मेशन टू द अवेलेबल फिगर, ठीक है। जो भी हम रेशियोज कंप्यूट करेंगे ना, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे रेशियोज का, वो हमें जितना डेटा अवेलेबल है सिर्फ उसके बेसिस पर कैलकुलेट होता है। जो डेटा मुझे अवेलेबल है ही नहीं, मैं उसके बेसिस पर कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, कोई भी कंप्यूटेशन नहीं कर सकता। और ये हमें सिर्फ आपको सिर्फ रिलेशन बताता है कि दो चीजों में क्या रिलेशनशिप है, दैट्स इट। उससे ज्यादा वो कुछ रिवील नहीं कर पाता। सिर्फ क्या बताता है रिवील, मेरी करंट असेट्स के मुकाबले मेरी करंट लायबिलिटी कितनी है, सिर्फ ये बताएगा कि मेरे 2 लाख की करंट असेट्स है, मेरी 1 लाख की करंट लायबिलिटी है, मतलब मेरा 2:1 करंट रेशियो है। भाई तुमने करंट रेशियो रिवील कर दिए, बट इसके आगे क्या, तो ये रेशियो सिर्फ ये बताएगा। अब आपको सोचना है इसके आगे क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है कि क्या ये कंपनी सही है, अगर इनका करंट रेशियो 2:1 है तो क्या कंपनी में हमने पैसे लगाना चाहिए, कंपनी का पी रेशियो आप देखोगे। तो ये सिर्फ आपको एक डेटा प्रोवाइड कर देगा, एक नंबर प्रोवाइड कर देगा, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी आगे के डिसीजन आपको अपने ब्रेन, अपनी कैपेसिटी, अपना इंटेलेक्चुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए लेना है। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें अगले इसकी कि यूटिलिटी, भाई क्यों जरूरत पड़ी, तो हमें देखो अकाउंटिंग इतना वास्ट कॉन्सेप्ट है ना, अकाउंटिंग बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। और अगर उसमें मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, और सारे एलिमेंट्स को एक समय पर पढ़कर कंपेयर करना और उसके बेसिस पर डिसीजन लेना काफी ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक था। इसलिए हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियोज या फिर रेशियो एनालिसिस, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया। हमने अपने जो बड़े बड़े डेटा थे, बड़े बड़े फिगर्स थे, उसको हमने छोटे डेटा में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, और विद द हेल्प ऑफ रेशियो हमने उन चीजों को थोड़े स्मॉलेस्ट और छोटे वे में लिख दिया, ताकि सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग इस चीज को लेकर बेटर हो जाए और वो उस चीज को पढ़कर बेटर तरीके से चीजों को समझे। मैं आप लोगों को लंबा लंबा चौड़ा मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दे देता हूँ, ठीक है। और उसमें बहुत सारी गांव भरे की बातें लिखी हुई है, बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे इनकम लिखी है, ठीक है। और आपको बोलता हूँ कि फाइंड आउट कर लो कितना प्रॉफिट लॉस है। उसकी जगह मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि हमारे बिजनेस का 20% नेट प्रॉफिट है। तो इसने मुझे एकदम रेडी यूज डेटा दे दिया, अच्छा मेरे बिजनेस का 20% प्रॉफिट है, मतलब यस मैं मार्जिन में काम करता हूँ, और मेरा मार्जिन कितना है 20%, मेरा मार्जिन कितना है 20%। तो देखो ये रेशियो हमें ना बहुत आसानी से चीजों को समझने में मदद करता है। मतलब अच्छा मेरा 80% टोटल कॉस्ट होगा, मैं 20% प्रॉफिट कमाता हूँ, तो मेरा 80% टोटल कॉस्ट होगा। जबकि मैं पूरा आपको पीएल का डेटा दे दूं, ट्रेडिंग का डेटा दे दूं, लगाओ कैलकुलेटर, हमारे डायरेक्ट टोटल है, लगाए जा रहे टोटल। तो रेशियो हमें बहुत हद तक ये मदद करता है चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, और उस सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पर हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। ओके, हाउएवर इट्स यूटिलिटी लाइज इन द कंपैरिजन ऑफ द रेशियो, और जो भी इसकी यूटिलिटी हम रेशियोज की मदद से चेक करते हैं। ओके, अगर हम बात करें किस चीज की, तो कंपैरिजन में बी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। कंपैरिजन कैसे भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वो कंपैरिजन हम ईयर्स के बीच में कर रहे हो, 2 ईयर्स का डेटा ले रहे हो सकता है हम 2 कंपनीज के बीच का डेटा कंपेयर कर रहे हो सकता है हम 2 अलग अलग इंडस्ट्री का डेटा कंपैरिजन कर रहे हो। तो कंपैरिजन में बी एनीथिंग, किसी भी चीज का कंपैरिजन कर सकते हो, विद एन ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा या फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशन या इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, आपको जैसे कंपैरिजन करना है। करंट का आप सेल्स के साथ, करंट असेट्स का कंपैरिजन सेल्स के साथ कर लो, फिक्स्ड असेट्स का सेल्स के साथ कर लो, करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के साथ कर लो। तो यू कैन इजीली कंपेयर एनी डेटा विद एनी नंबर्स। किसी भी डेटा का आप कंपैरिजन किसी भी नंबर से कर सकते हो। ओके, किसी भी डेटा का कंपैरिजन आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, किसी भी कंपोनेंट से कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यूटिलिटी मतलब रेशियोज की हम यूज करते हैं अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग सेक्टर्स में। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि रेशियोज को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है, और इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी के अंदर क्या होता है। तो लिक्विडिटी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, कंपनी के पास कितना कैश है,
कंपनी कब तक के बिजनेस सर्वाइव कर सकती है, कंपनी को कौन से लेवल पर आकर बिजनेस बंद कर देना चाहिए, कंपनी के पास अगर हम देखें तो एक्चुअल में सर्वाइवल मोड कब तक के है, ये सारी चीजें हम लिक्विडिटी या फिर सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी को सॉल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास होता है कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर लीवरेज रेशियो। मतलब यहाँ पर लीवरेज रेशियोज में मैं जो ऑपरेटिंग कर रहा हूँ ना बिजनेस की, तो ये मेरी जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो मैं बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ कैपिटल वगैरह, तो ये कैपिटल मुझे और कितना लगाना चाहिए, ये कैपिटल लगा रहा हूँ क्या इस पर मुझे बराबर रिटर्न मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं गलत जगह पे पैसे लगा रहा हूँ। सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए है और मैं धंधे में लगाया 10 लाख रुपए और मुझे धंधे से साल का प्रॉफिट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए का, दिख रहा है 30,000 का प्रॉफिट है। भाई कितना प्रॉफिट होता है निकालो ना, 10 लाख का मतलब 3% भी नहीं कमा रहे हो आप तो अगर 10 लाख लगाकर अगर आप 30,000 कमा रहे हो मतलब आप कितना साल भरे में 3% कमा रहे हो, तो ये बेवकूफी वाला डिसीजन है। बेटर है एफडी रख दे, कम से कम 4.5-5% तो मिलेगा साल का, कम से कम 40 से 50,000 तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये डिसीजन लिए जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर लीवरेज रेशियोज में। फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम क्या करते हैं, अपनी एंटिटी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल पर हम काम कर रहे हैं, हम इस लेवल पर हम कितना कमा रहे हैं, वो सारी चीजें। और लास्ट है हमारे पास एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में बहुत अलग अलग टर्नओवर रेशियोज वगैरह आएंगे। तो ये सारी चीजों को हम इन डेप्थ डिटेल में विद फॉर्मूला और एक एक वर्ड एक एक रेशियोज के साथ समझेंगे। ठीक है, अभी लिक्विडिटी वगैरह हम फर्दर इसको क्या करते हैं, अभी क्लास आप लोगों का क्योंकि अभी वेबिनार भी है, ठीक, तो